Hello students, I hope you all are very well at your homes. Now students, in previous video we have seen word problems based on radian and degree angles, units of angles के ऊपर हमने वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है। मतलब आपकी एनसीईआरटी की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है ट्रिग्नोमेट्री की वो सॉल्व हो चुकी है। ठीक है, अब कहानी चालू होगी असली ट्रिग्नोमेट्री, मतलब जो रियल में ट्रिग्नोमेट्री है वो अब स्टार्ट होगा। अभी तक आप सिर्फ क्या देख रहे थे, एंगल के बारे में देख रहे थे, रेडियन डिग्री डिग्री रेडियन। ठीक है, और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्लास 10th में आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ा है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। वहां पे आप इनको क्या कह रहे थे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कह रहे थे। ठीक है, इन्हीं से बनेगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, टॉपिक हमारा क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और चैप्टर का नाम भी यही है। तो पहले भी फंक्शन क्या होता है तो सुनिएगा ध्यान से। सपोज मान लीजिए मैंने fx इज इक्वल्स टू x प्लस 1 लिखा। ठीक है, fx इज इक्वल्स टू x प्लस 1। तो एक्चुअल में फंक्शन है क्या? फंक्शन एक रूल होता है। फंक्शन इज अ रूल, एक तरीके का रूल होता है, और एक ऐसा रूल होता है जिसमें आप इनपुट देते हो और आपको आउटपुट मिल जाता है। आप इनपुट देंगे फंक्शन को और आपको, मतलब एक रूल है, उस रूल को आपने इनपुट दिया और बदले में वो आपको क्या दे देगा? एक आउटपुट दे देगा। फॉर एग्जांपल सपोज एक रूल है, रूल क्या है? fx इज इक्वल्स टू x प्लस 1, इसको मैं एक रूल कह रहा हूं। ठीक है, अब आप लोग देखो, अगर मैं x की जगह पर सपोज 2 पुट कर देता हूं, क्या पुट कर दूं? x इज इक्वल्स टू 2, ये 2 है, x की जगह पर हमने क्या पुट कर दिया? 2 पुट कर दिया। देन में क्या है? f2 and 2 plus 1 is equals to 3। तो आपको देखिए इस रूल को मैंने एक इनपुट दिया। क्या इनपुट दिया? 2, और मुझे बदले में क्या मिला? बदले में मुझे मिला 3। तो इसलिए हमने इसको क्या कह दिया कि ये एक फंक्शन है। कोई भी फंक्शन हो वो एक तरीके का रूल ही होता है जिसमें हम इनपुट देते हैं और बदले में हमें आउटपुट मिल जाता है। क्लियर है अच्छे से? और एक बात, ये यूनिक होता है। यूनिक होता है, यूनिक से मतलब आपको देखो, मैंने अभी इसको क्या दिया? 2, इसने मुझे क्या दिया? 3। अब 2 दिन बाद, 10 दिन बाद अगर मैं 2 इसको वापस दूंगा तो ये क्या मुझे कुछ और वैल्यू देगा क्या? समझ आ रही बात? मान लो 2 दिन बाद, 3 दिन बाद यहां पर मैं x की जगह पर 2 रखता हूं तो क्या मुझे कुछ और वैल्यू मिलेगी क्या? 10, 9, 100 ऐसा कुछ मिलेगा क्या? नहीं, दोबारा से क्या मिलेगा? 3 मिलेगा ना भाई। ऐसा थोड़ी कि आज फंक्शन का मूड है कि भाई 3 दे दो, कल फंक्शन का मूड बदल जाएगा 5 दे दो, अगले दिन फिर मूड बदल गया, ऐसा थोड़ी होगा। ठीक है भाई, तो ये यूनिक होता है। कभी भी आप इसको 2 इनपुट दोगे, बदले में आपको क्या देगा? 3 देगा, क्योंकि एक तरीके का रूल है। इस रूल के अकॉर्डिंग आपको हर बार क्या मिलेगा? 3 मिलेगा अगर आप पुट करते हो 2। बात समझ में आई? तो एक्चुअल में फंक्शन क्या है? एक तरीके का रूल होता है। क्लियर है अच्छे से? अब आपने 10th में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े। ठीक है, सपोज आपने पढ़ा साइन x, साइन x कह लो, साइन थीटा कह लो, एज योर विश। साइन x ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपने पढ़ा था, TR। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, fx is equals to sin x, now it becomes ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये कन्वर्ट हो गया किसमें? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। अब जब आप इधर x की जगह पर इनपुट दोगे तो बदले में आपको वैल्यू मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने पुट किया x की जगह पर सपोज 30 डिग्री, क्या दिया? 30 डिग्री दिया, तो मुझे यहां मिलेगा साइन 30 डिग्री, दैट इज 1/2। साइन 30 कितना होता है? 1/2। याद है ना, 10th में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ी है आपने, सारी वैल्यूज हैं, 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90 तक की टेबल आपने पढ़ी है 10th में। ठीक है, अब 11th में इसके आगे की बात है। 11th में अब आप आगे की वैल्यूज पे बात करोगे, 120 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, 270, बहुत सारी आप वैल्यूज देखने वाले हो क्लास 11th के अंदर। तो अब ये क्या चीज है? ये बन गया एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्योंकि अब मैं इनपुट दूंगा और मुझे आउटपुट मिलेगा। बात समझ में आ गई अच्छे से? तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपने पढ़े थे वही क्या बन जाते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बन जाते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपके। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ अब बात करेंगे बेसिक लेवल पर। ठीक है, और याद रखना ये जो वीडियो है बेसिक पर बेस्ड है, इससे आपका पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में चल क्या रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में।
इवन हालांकि यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूले पढ़ने हैं आपको, जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूले पढ़ने हैं, कुछ कॉन्सेप्ट बताने हैं क्वाड्रेंट वाले, और आपकी एक्सरसाइज तो सॉल्व हो जाएगी। बट फिर भी हम बेसिक से पढ़ेंगे ताकि आपका बेसिक स्ट्रांग हो जाए और आपको पता रहे कि बैकग्राउंड में प्रोसेसिंग क्या चल रही है। ठीक है, तो देखिएगा बेसिक पे बात करें, ये तो बस हमने अभी बात करी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, तो सुनिएगा ध्यान से, अब कहानी चालू होती है। सपोज मान लीजिए मैं एक यूनिट सर्कल एज्यूम कर रहा हूं, यूनिट सर्कल इन द सेंस जिसकी रेडियस 1 होती है। ठीक है, तो एक सर्कल हमने एज्यूम किया, इसकी रेडियस है 1 यूनिट। ठीक है, रेडियस में यहां लिख देता हूं, रेडियस कितनी ले रहे हैं हम इसकी 1 यूनिट। 1 यूनिट मतलब 1 सेंटीमीटर हो सकता है, 1 मीटर हो सकता है। ठीक है, और मैंने दो एक्सिस बनाई, लेट्स से एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। दो एक्सिस यहां पे हमने बना ली है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, और इस सर्कल का जो सेंटर है उसको मैंने एट ओरिजिन पे लिया हुआ है। ये सेंटर भी है सर्कल के लिए और ये ओरिजिन भी है, दैट मींस इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0,0। सेंटर को हमने कहां पे लिया हुआ है, ओरिजिन पे लिया हुआ है। ये बात भी समझ में आ गई। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ भाई इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है। सपोज ये ए पॉइंट है, तो ए पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट होंगे, तो आप खुद देखो, ये सपोज ओ है, ये लेंथ कितनी है 1, ये लेंथ कितनी है 1, क्यों, क्योंकि रेडियस 1 ली हुई है ना भाई। तो ये जो लेंथ है एक्स एक्सिस पर ये 1 है, और y 0 है, क्योंकि x एक्सिस पे y 0 होता है और y एक्सिस पे x 0 होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं इस पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा 1,0। यही कोऑर्डिनेट होंगे, x पे 1 यूनिट है और y तो है ही नहीं, दैट मींस 0। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई बताओ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, लेट्स से ये b है, तो b के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। अब देखो ये y एक्सिस है और y एक्सिस पर जो x कोऑर्डिनेट होता है वो 0 होता है, तो यहां पे तो मिलेगा 0। ठीक है, और y ये लेंथ कितनी है 1 यूनिट, क्योंकि अगेन रेडियस है, तो यहां पर आ जाएगा 1। ठीक है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, सपोज ये c पॉइंट है, तो अब नेगेटिव x एक्सिस है, नेगेटिव x एक्सिस है तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा -1 और y की वैल्यू अगेन 0। ठीक है भाई ना, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, अगर ये d पॉइंट है तो ये नेगेटिव y एक्सिस है। ठीक है, x कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, तो x कोऑर्डिनेट तो 0 और y कोऑर्डिनेट -1, तो y कोऑर्डिनेट हो गया -1। ये बात समझ में आ गई। a b c d 4 पॉइंट्स के हमने कोऑर्डिनेट्स लिख लिए हैं, क्लियर है अच्छे से। ठीक है भाई ना, अब आगे बढ़ते हैं। सपोज मान लीजिए मैंने यहां पर कोई पॉइंट कंसीडर किया, सपोज कोई P पॉइंट मैंने कंसीडर किया, लेट्स से इसके कोऑर्डिनेट हैं a, b। मैंने एक पॉइंट कंसीडर कर लिया है P जिसके कोऑर्डिनेट हमने a और b लिए हुए हैं, इसको ज्वाइन किया ओरिजिन से, ये ज्वाइन कर दिया। ठीक है भाई, अब ये जो लेंथ ऑफ आर्क है, ये लेंथ ऑफ आर्क सपोज ये x है, यहां से यहां तक कितना है x है, ये लेंथ ऑफ आर्क मैंने यहां से यहां तक कितनी कंसीडर करी x। ठीक है, तो आप खुद देखिए ये जो एंगल है, ये एंगल भी तो x ही बनेगा, ये एंगल भी कितना बनेगा x। अगर आपको याद आ रहा हो रेडियन, मैंने आपको रेडियन की जब पढ़ाया था, रेडियन 1 रेडियन के बारे में बताया था ना आपको, कि अगर यूनिट सर्कल होता है और इस तरीके से आप बनाएं, ये 1 है तो ये भी कितना बनेगा 1। तो अगर सर्कल यूनिट सर्कल है तो जितनी लेंथ ऑफ आर्क होती है उतना ही रेडियन एंगल बनता है। हमारे पास फॉर्मूला था ना, थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर। अब आर की वैल्यू तो 1 है, तो थीटा और एल इक्वल हो जाएंगे ना भाई। अगर रेडियस 1 है तो थीटा और एल बराबर हो जाएंगे, तो जितना लेंथ ऑफ आर्क होगा उतना ही रेडियन एंगल बनेगा। तो अगर ये लेंथ x है तो एंगल भी कितना बनेगा x बनेगा। ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब यहां से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहां से एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया, लेट्स से PM। ठीक है भाई, PM हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये हटा देता हूं मैं, लेंथ ऑफ आर्क x थी हमारे पास, अब वो ये परपेंडिकुलर है। अब आप खुद देखो ध्यान से, ट्राइंगल OMP
इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। OMP क्या है? एक राइट एंगल ट्राइंगल है। और राइट एंगल ट्राइंगल में आपने पढ़ा हुआ है साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो आपको देखिए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट a, b है, तो यहां से यहां तक की लेंथ कितनी हो गई? a, और ये लेंथ कितनी हो जाएगी? b। ये बात समझ में आती है ना भाई? जैसे मैं यहां पर कोई पॉइंट बनाऊं और इसके कोऑर्डिनेट में लिख दूं 2, 1, तो इसका मतलब क्या है? यहां से लेके यहां तक आप 2 चलोगे और यहां से लेके यहां तक आप 1 चलोगे। ये मीनिंग होता है इसका। तो ये a हो जाएगा और ये b हो जाएगा। अब इन ट्राइंगल OMP इसमें अगर मैं sin x निकालता हूं तो साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है? b, हाइपोटेनियस कितना है? OP, और OP क्या है? रेडियस। तो रेडियस तो 1 है ना हमारे पास, रेडियस तो 1 है, तो OB अपॉन 1, तो sin x इज इक्वल टू कितना मिला? b। ये बात समझ में आई? तो sin x इज इक्वल टू b मिला। नाउ अगर मैं cos निकालता हूं, क्या निकालता हूं? cos x। तो cos क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है? a, बेस है हमारे पास a, हाइपोटेनियस अगेन 1, हाइपोटेनियस 1 है, एंगल x के रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, तभी तो यहां पर x लिखा हुआ है, cos x sin x। ठीक है भाई, नाउ वी हैव cos x इज इक्वल्स टू a। ये दो बातें समझ में आ गई। a और b, स्मॉल a और स्मॉल b की वैल्यू है मेरे पास। स्मॉल a तो cos x है और स्मॉल b क्या है? sin x है। क्लियर है? तो मुझे एक बात बताओ, ये जो p हमने पॉइंट कंसीडर किया था a, b, तो क्या मैं यूं लिख सकता हूं कि जो p के कोऑर्डिनेट हैं a की जगह पे क्या लिख दूं? a की जगह पे लिख दें cos x, तो यहां पे आ जाएगा cos x, b की जगह पे क्या लिख दें? b की जगह पे sin x लिख दें, तो b की जगह पे आ जाएगा sin x। मतलब जो कोऑर्डिनेट ऑफ p है वो अब वो बन जाएगा, दैट मींस कोऑर्डिनेट ऑफ p इज, ये क्या हो जाएगा? cos x, sin x। बात समझ में आ गई अच्छे से? ठीक है भाई, तो जब आप फिजिक्स पढ़ेंगे, फिजिक्स में काम आएगी ये चीजें वापस, तो जब आप फिजिक्स पढ़ेंगे ना तो वहां पे आपको डायरेक्ट बता देंगे कि हाँ भाई ये पॉइंट इसके कोऑर्डिनेट है cos x, sin x। मे बी कि वहां पे आपको कोई रीजन ना बताए, बट मैंने मैथमेटिक्स के अंदर आपको रीजन बता दिया कि भाई क्यों cos x, sin x होता है कोऑर्डिनेट। जब सर्कल पे कोई पॉइंट कंसीडर करोगे आप फिजिक्स के अंदर, तो वहां पे आपको डायरेक्टली बता देंगे कि भाई ये cos x है कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट क्या है? cos x, और y कोऑर्डिनेट क्या है? sin x। ठीक है, रीजन क्या है, लॉजिक क्या है, वो पूरा लॉजिक मैंने आपको अभी बता दिया कि क्यों x कोऑर्डिनेट cos x होता है और y कोऑर्डिनेट sin x होता है। ये लॉजिक है उसके पीछे। क्लियर है अच्छे से? तो हमारे पास इस p पॉइंट के कोऑर्डिनेट इन फॉर्म ऑफ cos x, sin x आ गए। क्लियर है अच्छे से? अब सुनिएगा, पॉइंट मैंने यहां पे कंसीडर किया था, ठीक है, ये पॉइंट मान लो सपोज यहां पे होता, ये पॉइंट कहां पे होता? इस साइड होता। तब देखिए आपने 10th में 9th में पढ़ा है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ऐसा पढ़ा है ना आपने? फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट। सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस, x कोऑर्डिनेट नेगेटिव, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। यहाँ पे दोनों माइनस होते हैं और यहाँ पर प्लस माइनस होता है। ये तो पढ़ रखा है आपने 9th 10th में। ठीक है भाई, तो आप ये देखो ये कौन सा क्वाड्रेंट है? ये सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो x कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इधर कोई पॉइंट लेता हूं सपोज q, cos x, sin x, तो यहां पर cos क्या होगा? नेगेटिव में होगा, माइनस cos x आएगा क्योंकि ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, और सेकंड क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है, तो यहां क्या लगेगा? माइनस। ठीक है, अगर मान लो पॉइंट यहां पे होता, सपोज r पॉइंट है, तो r पॉइंट है, दोनों माइनस होते, cos x और माइनस sin x, दोनों नेगेटिव लेने होते थर्ड क्वाड्रेंट में, और यहां पे होता तो x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता। ये बात भी समझ में आ गई अच्छे से? ठीक है, ये याद रखना, ये काम आएगा जब मैं आपको साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बताऊंगा, तो वहां पे ये चीज वापस काम आएगी।
ठीक है ना भाई। तो मैंने आपको अभी बता दिया कि यहाँ पर जो x कोऑर्डिनेट है और जो y कोऑर्डिनेट है, मतलब cos x और sin x के जो साइंस हैं वो क्या चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, यहाँ पे दोनों नेगेटिव, और यहाँ पर cos पॉजिटिव हो जाएगा, sin नेगेटिव हो जाएगा। आई होप यहाँ तक समझ में आपके आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ अब देखिएगा आगे। अब बात करें थोड़ा सा एंगल के ऊपर। किस पे बात कर लें? एंगल के ऊपर बात कर लें। ठीक है, अच्छा ये आप नोट कर लेना, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेना। ठीक है, चलिए भाई देखिए अब आगे, क्योंकि मैं रब कर रहा हूं। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स अब थोड़ी सी बात हम कर लें एंगल के ऊपर। ठीक है, तो सुनिएगा ध्यान से। सपोज ऐसा है, आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये एंगल कितना होता है 90 डिग्री, फिर ये अगेन 90, फिर अगेन 90, फिर अगेन 90, ऐसे चलता है 90 90। और अब चूंकि आप बड़े हो गए हो, पहले छोटे थे, अब थोड़ा सा बुढ़ापा आ गया आपका, बुढ़ापे से मेरा मतलब 11th में आ गए हो आप, तो अब आप बात करो रेडियन पे। ठीक है, अब डिग्री जो है वो आपने 10 तक पढ़ लिया, आप थोड़ा सा रेडियन में भी सोचना शुरू करो। 90 डिग्री का रेडियन होता है π/2। 90 डिग्री का रेडियन कितना होता है π/2। तो अब मैं 90 डिग्री की जगह पर π/2 लिख लूं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 90 बोले या π/2 बोले एक ही बात है। और ये पूरा कितना होता है 180, और 180 का मतलब क्या हुआ 180 डिग्री बोले या फिर पाई रेडियन। पाई का मतलब 180 डिग्री होता है। ठीक है, अच्छा अगर मैं यहां से यहां तक की बात करूं तो ये कितना हो गया, अब देखो यहां से यहां तक तो 180 और प्लस 90 270, तो 270 डिग्री हो गया। और 270 को हम बोलते हैं 3π/2। क्या बोलते हैं 3π/2। कैसे? π/2 का मतलब कितना होगा 90, 90 into 3 270, तो 270 का रेडियन कितना होगा 3π/2। और जब आप घूम के दोबारा से आ जाओगे, मतलब अगर आप घूम के दोबारा से यहां आ जाओगे तो कितना हो जाता है 360 डिग्री, और 360 डिग्री का मतलब 2π, तो 360 डिग्री या फिर 2π रेडियन। बात समझ में आ रही है अच्छे से? तो ये मैंने आपको एंगल्स बताया कि भाई अगर ऐसे चलोगे तो π/2 बनेगा, अगर ऐसे चलोगे तो पाई बनेगा, ऐसे चलोगे तो 3π/2 बनेगा, और ऐसे चलोगे तो एंगल 2π बनेगा। ठीक है, अब देखिए हमने शुरुआत कहां से करी थी, हम यहां से घूमना शुरू हुए ना, तो यहां पर ये वाला जो पॉइंट होता है ये 2π को भी रिप्रेजेंट करता है एज वेल एज 0 डिग्री को भी रिप्रेजेंट करता है। मतलब कुछ ऐसी कहानी है कि अगर आप यहां से चलना शुरू करते हो तो ये जो लाइन है ये 0 डिग्री को और 2π को रिप्रेजेंट करती है। अच्छा मैं अच्छे से बना देता हूं वापस से ताकि आपको साफ साफ नजर आ जाए। देखिएगा ध्यान से, एंगल्स के ऊपर अगर बात करें तो क्या होता है, देखिएगा भाई ये जो लाइन है ये 0 डिग्री या फिर 2π इसको रिप्रेजेंट करेगी। ये वाली जो लाइन है ये 90 डिग्री कह लो या फिर π/2 कह लो, आप इसको रिप्रेजेंट करेगी। अच्छा ये हम कैसे चल रहे हैं, ये हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, बिकॉज एंटी क्लॉकवाइज में एंगल पॉजिटिव बनता है। हम चल कैसे रहे, हम ऐसे चल रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए एंगल पॉजिटिव बन रहे हैं। और ये जो लाइन है ये होती है 180 के लिए मतलब कि पाई, और ये जो लाइन है ये होती है 270। 270 का मतलब 3π/2। बात समझ आई? तो जब अपन ऐसे चलते हैं तो एंगल सारे कैसे बनेंगे, पॉजिटिव बनेंगे। ठीक है, एंगल सारे पॉजिटिव बनेंगे एंटी क्लॉकवाइज में। लेकिन अगर आप क्लॉकवाइज चलते हैं, मतलब अगर आप ऐसे चलते हैं तो अब उल्टा हो जाएगा। कैसे भाई, ये तो 0 डिग्री है ही सही, जब आप ऐसे चलोगे तो ये -π/2 बनेगा। क्या बनेगा, -π/2। अब ऐसे चल रहे हैं ना तो 90 नीचे बनेगा बट नेगेटिव में, फिर इधर आओगे तो ये माइनस का पाई बनेगा, ये बनेगा -3π/2 और ये बनेगा -2π। भाई 0 डिग्री पे तो माइनस प्लस इफेक्ट नहीं करता, लेकिन जब आप पाई में चलोगे क्लॉकवाइज, तो जब क्लॉकवाइज चलोगे तो सारे एंगल नेगेटिव बनेंगे, और जब हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे थे तो सारे एंगल पॉजिटिव बनेंगे। क्लियर है अच्छे से? ठीक है, अब ये जो मैंने आपको सेपरेट करके बताया, ये सारी कहानी अब हम इस डायग्राम पे पढ़ने वाले हैं। देखिएगा कैसे, सुनिएगा भाई ध्यान से पूरी कहानी, ये समझ में आ गई ना पिक्चर अच्छे से? चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं। हमने वहां पर ये देख लिया कि x कोऑर्डिनेट क्या होता है cos x,
और y कोऑर्डिनेट क्या होता है, sin x होता है। तो एक सर्कल पे आप कहीं पर भी पॉइंट लेके देख लो, पहला कोऑर्डिनेट cos होता है और दूसरा कोऑर्डिनेट sin की फॉर्म में होता है। क्लियर है? अब जरा इस पे बात करें, ये जो पॉइंट है, इस a पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या थे, 1,0, कोऑर्डिनेट ऑफ a क्या थे, 1,0। और मैंने अभी क्या बताया, पहला कोऑर्डिनेट किसको रिप्रेजेंट करेगा, cos x को, मतलब ये 1 क्या है, cos x की वैल्यू, cos x = 1। और दूसरा वाला किसको रिप्रेजेंट करता है, sin को, तो sin x कितना हुआ, sin x हुआ 0। बात समझ में आ गई? cos x की वैल्यू 1 किस पे होती है, पढ़ा ना आपने 10th के अंदर, cos और sin की वैल्यूज पढ़ी है ना, तो 1 किस पे होगा, तो देखिएगा ध्यान से, cos x = इस 1 की जगह पर क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, cos 90 0 हो जाएगा, तो 1 0 डिग्री पे होता है, किस पे होता है, 0 डिग्री पे। तो cos x = cos 0, मतलब 1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, cos 0 लिख सकते हैं। ठीक है भाई, यहां पर sin x = 0, sin 0 किस पे होता है, 0 पे, तो यहां पर कितना आ जाएगा, sin 0। अच्छा, cos 91 होता है, 0 1/2 1/2 √3/2 और 1, sin 91 होता है और cos 0 1 होता है। ठीक है भाई, एकदम करेक्ट है। ठीक है भाई, 1 किस पे होता है, cos 0, और sin में 0 कौन होता है, sin 0। अब यहां पर सुनिएगा ध्यान से, cos 0 आ रहा है और इधर sin 0 आ रहा है, मतलब क्या निकला, मतलब ये निकला कि जब एंगल 0 डिग्री है, जब एंगल क्या है, 0 डिग्री है, तो cos की वैल्यू 1 रहेगी, और जब sin में एंगल 0 डिग्री है तो उसकी वैल्यू 0 रहेगी, बिकॉज हम पहले से जानते हैं कि sin 0 0 होता है और cos 0 1 होता है। ये बात समझ में आई? ये बात मैंने किस पे करी है, a पॉइंट पर। अब जरा b पॉइंट पे अगर बात करें, तो b पॉइंट में क्या है, देखिएगा भाई, कोऑर्डिनेट ऑफ b इज, b के कोऑर्डिनेट क्या है, 0,1 0,1। अगेन ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, cos को, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, sin को। ठीक है भाई, तो cos x = 0 है और sin x = 1 है, ये cos की वैल्यू और ये sin की वैल्यू। अगेन यहाँ पर यहाँ cos 0 है, यहाँ पे sin 1 है, तो एंगल किस पे होगा, तो ध्यान से देखिएगा, cos x = 0, 0 की जगह पे क्या लिख लें भाई, cos 0 कहां पे होता है, 90 पर, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, cos 90 मतलब कि π/2, और यहां पर sin x, sin 1 किस पे होता है, 90 पर, तो यहां पे क्या आएगा, sin 90, दैट मींस अगेन π/2। क्लियर है अच्छे से? तो देखिएगा यहां से मैं थोड़ा सा रह गया, यहां से x की वैल्यू कितनी मिलेगी, 0 डिग्री, और यहां से x की वैल्यू क्या मिलेगी, अगेन 0 डिग्री। यहां से x की वैल्यू कितनी मिलेगी, π/2, इधर भी cos है उधर भी cos है, तो एंगल इक्वेट हो जाते हैं, पढ़ा हुआ है आपने 10th में, इधर भी sin x है इधर भी sin है, दोनों जगह sin है, तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी, π/2। तो यहां से x की वैल्यू क्या मिल रही है, π/2 मिल रही है। अब अगर अपन इधर बात करें, किधर बात करें, इधर बात करें, तो यहां पर c के कोऑर्डिनेट क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ c इज -1, 0। अब यहां पर cos x की वैल्यू मिल रही है -1 और sin x की वैल्यू मिल रही है 0। ये बात क्लियर है अच्छे से, sin x की वैल्यू क्या मिल रही है, 0 मिल रही है। अब ये वाली जो लाइन थी, अच्छा एक चीज आपने ऑब्जर्व करी, क्या चीज ऑब्जर्व करी, मैंने अभी बताया था आपको, ये जो लाइन होती है, ये लाइन 0 डिग्री और 2 पाई को रिप्रेजेंट करेगी, ये लाइन 90 को रिप्रेजेंट करेगी, ये वाली चीज 180 मतलब पाई को रिप्रेजेंट करेगी, और ये लाइन 270 को 3π/2 को रिप्रेजेंट करेगी। तो जब हमने इधर बात करी तो देखिए 0 डिग्री आया, क्योंकि हम इसके कोऑर्डिनेट पे बात कर रहे थे, a के कोऑर्डिनेट पे। जब b के कोऑर्डिनेट पे बात करी तो 90 आ रही है वैल्यू, 90 तो इसका मतलब जब मैं c पे बात करूंगा, इस वाले पॉइंट पे मैं बात करूंगा, तो क्या आने वाली है वैल्यू, 180 पाई आने वाला है। और जब मैं इस पे बात करूंगा तो क्या आ जाएगी वैल्यू, 270 डिग्री मतलब 3π/2 आने वाला है। तो यहां से मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं कि यहां से जो x मिलेगा वो पाई मिलेगा, और यहां से भी जो x मिलेगा वो
पाई मिलेगा। सिमिलरली अगर अपन डी पे बात करें, कोऑर्डिनेट ऑफ डी वो क्या थे 0, -1 और कोऑर्डिनेट ऑफ डी ये वाला पॉइंट है यहां से, मतलब कि 270 3π/2। तो यहां से आपको x और y क्या मिल जाएंगे, देखिएगा यहां पर cos x 0 है और sin x की वैल्यू -1 है। तो यहां से आपको जो x मिलेगा वो मिलेगा 3π/2 और इधर से भी x क्या मिलेगा 3π/2। अब सवाल ये पैदा होता है, सर ये बता क्यों रहे हो, इन सब का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, यूज कहां करेंगे इसको। तो अभी हम एक कंक्लूजन निकालने वाले हैं। क्या निकालने वाले हैं, एक कंक्लूजन निकालने वाले हैं और वो कंक्लूजन आपको डायरेक्टली याद रखना है। बट पीछे लॉजिक क्या लगा हुआ है, ये वो लॉजिक चल रहा है, ये सब क्या चल रहा है, ये वो लॉजिक चल रहा है जो आप डायरेक्टली याद रखोगे। या तो मैं आपको डायरेक्ट रटवा देता कि भाई ऐसा ऐसा होता रट लेना, ठीक है, बट मैंने आपको पीछे की बैकग्राउंड जो प्रोसेसिंग है वो बता दी है। ये बैकग्राउंड प्रोसेसिंग चलेगी किसके पीछे, वो कंक्लूजन अब आने वाला है। अब देखिएगा कंक्लूजन क्या है, कहां लिखे है। अच्छा ये मैं रब कर देता हूं, आप नोट कर लेना, फिर अब कंक्लूजन पे बात करते हैं, देखते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब ये जो इतना सारा मैंने आपको बताया उन सब का मीनिंग क्या है, क्या कंक्लूजन क्या है, सुनिएगा ध्यान से। अब ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट 1, 0 है, 1 क्या है cos के लिए है और 0 sin के लिए वैल्यू है। तो यहां पर देखिए ये जो है ये 0 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा, पहले 0 पे बात कर रहे हैं, फिर घूम के आएंगे तो 2π पे बात करेंगे। तो sin 0 इज 0, ठीक है, और cos 0 इज 1, क्योंकि भाई यहां पर एंगल 0 डिग्री रहेगा, cos के लिए वैल्यू 1 है और sin के लिए वैल्यू 0 है। अब हम यहां से घूम के यहां पे आए, रिवॉल्व होके, ठीक है, रोटेट हो गए इतना, तो बी पॉइंट पे आए। तो अब यहां पर sin π/2 मतलब कि sin 90 कितना है 1 और cos 90 क्या है 0, cos 90 हो गया 0। अब घूम के इधर आए 180 पर, तो 180 पर sin π, 180 का मतलब पाई, यहां पर sin क्या है 0 और cos क्या है 90 मतलब π/2 लिख रहा हूं इधर, और cos क्या है -1। अब यहां से घूमना शुरू किया था, यहां आए, फिर यहां आए, अब नीचे जाएंगे 270 पर, 270 पे बात करें तो sin 3π/2, sin कितना होगा -1 और cos 3π/2 कितना होगा 0। अब यहां से घूमे यहां तक आ गए, यहां से वापस यहां जाएंगे तो 2π हो जाएगा, तो sin 2π। अब यहां से घूमे थे, घूम के वापस आ गए तो अगेन sin की वैल्यू 0 और cos की वैल्यू 1, तो sin की वैल्यू 0 और cos 2π की वैल्यू 1। अब जब मैं यहां से घूम के वापस इधर जाऊंगा तो वैल्यू रिपीट होना चालू हो जाएगी ना भाई हम यहां से घूमना शुरू हुए थे, यहां से ही घूमते गए, ठीक है, घूम के पूरा वापस एक चक्कर काट लिया। अब जब मैं वापस घूमना शुरू करूंगा तो वैल्यू रिपीट होना शुरू हो जाएंगी, वापस वही वैल्यूज मिलने लग जाएंगी साइन और कॉस के लिए। बात समझ में आ रही है। तो ये सारे जो एंगल्स थे इन पे वैल्यू क्या थी वो सारा मैंने इससे पहले अभी लिखा था, वो सारा यही चल रहा था कि इस पर ये वैल्यू है, इस पर ये वैल्यू है। अब मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूं कि भाई इसके अकॉर्डिंग ये जो कोऑर्डिनेट लिखे हुए हैं इसके अकॉर्डिंग हम वैल्यूज निकाल लेते हैं। कैसे निकाला एक बार और देख लो। पहला कोऑर्डिनेट जो होता है ये cos के लिए होता है, दूसरा कोऑर्डिनेट sin के लिए होता है। तो cos x = 1 होगा और इधर एंगल कितना है, एंगल है 0 डिग्री। इधर अगर बात करें, इस वाली के लिए अगर बात करें तो b के कोऑर्डिनेट क्या है 0 1, मतलब cos x की वैल्यू 0 और sin x की वैल्यू 1 होगी। एंगल कितना बनेगा 90 मतलब π/2। फिर हम इधर आ जाएंगे तो ये वाली लाइन के लिए अगर बात करें इस पॉइंट के लिए ये क्या होगा cos x और 0 के लिए sin x होगा। एंगल कितना बनेगा 180। फिर यहां पे आ जाएंगे 270, फिर यहां आ जाएंगे 360 मतलब 2π। फिर 2π के बाद दोबारा घूमोगे तो वैल्यू रिपीट होना चालू हो जाएगी, वापस 0 1 मिलेगा, -1 0 0 -1। तो कंक्लूजन ये है, आप गौर से देखो। sin के लिए अगर बात करें sin 0 0, sin π 0, sin 2π 0। अब मैं यहां से वापस इधर आ जाऊंगा 3π। भाई यहां से घूमे हम, ये हो गया 2π, यूं घूम के आऊंगा 3π। तो 3π पर अगेन साइन क्या रहेगा
0, फिर यहां से घूम के यहां जाऊंगा 4 पाई, 4 पाई पे साइन क्या रहेगा 0। इसका मतलब कंक्लूजन ये है कि साइन 0 0 होता है, साइन पाई 0, साइन 2 पाई 0, साइन 3 पाई 0, साइन 4 पाई 0, साइन 5 पाई 0, 6 पाई 0, 7 पाई 0। तो कंक्लूजन आ गया कि साइन में एज अ नोट लिख देता हूं, यहां पर एज अ नोट लिख देता हूं कि साइन n पाई इज ऑलवेज 0 where n is an integer। आपसे कोई पूछे साइन 10 पाई कितना होता है तो आप बोलोगे 0। साइन 5 पाई कितना होता है 0। साइन 11 पाई कितना होता है 0। क्यों? क्योंकि साइन n पाई 0 होता है। समझ में आया लॉजिक क्या लगा था? यहां से चले थे, साइन पाई 0 होगा, क्यों? क्योंकि 0 वैल्यू है। फिर 2 पाई, 2 पाई पे अगेन साइन 0 है, फिर 3 पाई, फिर साइन 0, 4 पाई साइन 0, 5 पाई साइन 0, फिर 6 पाई 0 आएगा हर बार। और अगर कॉस के लिए देखें, कॉस को थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो कॉस पाई बाई 2 0, कॉस 3 पाई बाई 2 0। इस पाई के आगे मैं 1 लगा सकता हूं ना, तो 1 पाई बाई 2 0, 3 पाई बाई 2 0। अगला कौन आएगा 5 पाई बाई 2 0, फिर उसका अगला 7 पाई बाई 2 0। मतलब कुछ ऐसा चल रहा है, पाई बाई 2 0 आएगा, 3 पाई बाई 2 0, 5 पाई बाई 2 0, 5 पाई बाई 2 0 आएगा, 7 पाई बाई 2 फिर 0, 9 पाई बाई 2 0। मतलब पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल चल रहे हैं, पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल 1 3 5 7 9 11 13 15। तो पता क्या चला, पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल पे कॉस हमेशा 0 रहता है। तो ये जो cos पाई बाई 2 0 आ रही है वैल्यू, cos 3 पाई बाई 2 0 आ रही है, तो इसका मतलब एक नोट आ गया cos 2n plus 1 पाई बाई 2 इज ऑलवेज 0। अगेन n क्या है इंटीजर है। ऑड मल्टीपल, और ऑड की जनरल फॉर्म क्या होती है 2n plus 1। तो पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल इज ऑलवेज 0 इन केस ऑफ cos। तो cos में पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल 0 आते हैं। तो इससे हमें एक बेनिफिट मिला, हम काफी सारी वैल्यूज डायरेक्टली बता सकते हैं। जैसे किसी ने बोला cos 21 पाई बाई 2 कितना होता है 0, क्योंकि पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल है। समझ में आ रही है मेरी बात अच्छे से? तो स्टूडेंट्स ये अभी हमारा बेसिक खत्म नहीं हुआ है, बट टाइम चूंकि वीडियो का कंप्लीट होने वाला है ड्यूरेशन, तो इसको आज हम यहीं पे ड्रॉप करेंगे। आगे की कहानी यहीं से चालू करेंगे वापस। तो आप याद रखें, आप 2 चीजें याद रखें। मैं जो बोल रहा था कि डायरेक्ट बता देते हैं, वो डायरेक्ट क्या बता देते हैं स्कूल्स वगैरह में, साइन n पाई 0 होता है, cos 2n पाई प्लस 1 पाई बाई cos 2n प्लस 1 पाई बाई 2 भी 0 होता है। ये क्यों 0 होता है वो रीजन मैंने आपको बता दिया, वो बेसिक जो था वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, अब ये दोनों चीजें आपको डायरेक्टली याद रखनी है। टिल देन थैंक यू सो मच।